हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 6 हिंदी का तीसरा पाठ नादान दोस्त, जिसमें हम आपको इसके प्रश्न और उत्तर करा रहे थे और हमने कल इसमें अनुमान और कल्पना तक के आपको प्रश्न कराए। प्रश्न नंबर 2 तक आपको कराए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। जैसे केशव और श्यामा को चिड़िया को अंडों के लेकर बहुत क्या थे, वो उत्सुक थे, वैसे ही आपको भी अगर किसी चीज़ या बात को लेकर इस चीज़ की जिज्ञासा या उत्सुकता आपके मन में पैदा हुई है तो इसका आपको वर्णन करना है और बताना है कि तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे, उस चीज़ के लिए तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो इसको आप प्रश्न को समझिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भाषा की बात। तो श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग किसके लिए है? श्यामा के लिए है। और आपकी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसकी माँ के लिए किया गया है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। अब हमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसका क्या करना है, इसमें उसके नीचे लाइन खींचनी है या रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो हमें क्या करना है, इसमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम हैं उनको ढूंढना है और उसके नीचे लाइन खींचनी है। तो एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, यहाँ पे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम जो है क्या है? उन्होंने। ये पुरुष को यहाँ पे इंगित किया गया है, व्यक्त किया। उन्होंने के नीचे हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी, यहाँ पे हमारा दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया उनकी। उनकी के नीचे हम लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे और चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, उसने, यहाँ पे उसने यानी उस व्यक्ति ने, तो उसने यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके नीचे आप रेखा खींचेंगे। उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं, यहाँ पे मैं, ये भी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे, आप ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, और मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाक्य थे इसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को छांटा। आपको भी ऐसे ही अपनी किताब सामने खोलनी है और उसके नीचे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके नीचे रेखा खींचनी है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा। तो यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। यानी तगड़े बच्चे, बच्चे तगड़े हैं तो बच्चे, सब्जी, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा। बच्चे, सब्जी और अंडे
रेखांकित शब्द इसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। और रेखांकित शब्द क्या है, तगड़े, और यहाँ पे मसालेदार, और यहाँ पे बड़ा। तो ये क्या कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ों की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो उससे पहले हम आपको एक व्याकरण में सर्वनाम की परिभाषा लिखा रहे हैं। व्याकरण लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें व्याकरण की सर्वनाम क्या होता है। यहाँ पे अभी सर्वनाम आया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे सर्वनाम की आपको परिभाषा लिखा रहे हैं। सर्वनाम की जो परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले प्रयोग में लाए जाने वाले प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसके उदाहरण भी होंगे, तो जैसे कौन कौन से शब्द आते हैं, मैं, तुम, वह, मैं, तुम, वह, मेरा, उसका, मेरा, उसका, आप आदि। तो ये इसके उदाहरण हो गए, मैं, तुम, वह, मेरा, उसका, आप आदि। तो अब सर्वनाम के कुछ भेद भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं। ये हम आपको लिखा रहे हैं, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वनाम के सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, यहाँ पे हम सर्वनाम लिखेंगे और इसके 6 भेद क्या होते हैं। एक लाइन खींच लेंगे हम लंबी सी। पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुष वाचक। दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। इसके बाद चौथा है संबंधवाचक। संबंधवाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। और छठा है निजवाचक। निजवाचक। तो ये सर्वनाम के भेद यहाँ पे आपको लिखा है। क्या 6 भेद हैं सर्वनाम के? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इनके बारे में हम आपको व्याकरण के अध्याय में हम आगे बताएंगे और इसको कॉपी में भी लिखाएंगे। तो उसके बाद इसी प्रश्न के आधार पे हमने इसी सर्वनाम के आधार पर हमने आपको यहाँ पे ये प्रश्न कराया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम को छांटना है और उसके नीचे रेखा खींचनी है। यहाँ पे आपने देखा। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न शुरू होता है। ये मैंने आपको भी बताया था कि तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्या हैं? तगड़े, मसालेदार और बड़ा। ये क्या? ये शब्द बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु या चीज की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। इनको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे तरह के गुण आते हैं। इसमें क्या होता है? व्यक्ति या किसी वस्तु के अच्छे और बुरे गुण आते हैं। तो तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। हमारा अगला प्रश्न होगा, चार गुणवाचक विशेषण जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो 4 गुणवाचक विशेषण लिखिए। 4 गुणवाचक विशेषण लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग कीजिए। 4 गुणवाचक विशेषण लिखिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर है पहला है काला। इसको हम क लिख लेते हैं। क। ख है
खट्टा, ख क्या है, खट्टा है। ग मीठा और घ सफेद। ये हमने 4 विशेषण लिख दिए हैं यहाँ पे। अब हमें इनका क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला है क काला, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा यह घोड़ा काला है। यह घोड़ा काला है, तो काले के नीचे हम क्या कर देंगे, रेखा खींच देंगे, यानी घोड़े की विशेषता बता रहा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है खट्टा, वह संतरा खट्टा है। खट्टा है, तो यहाँ पे खट्टा जो है क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण, जो संतरे की क्या विशेषता बता रहा है। तीसरा है मीठा, यह आम मीठा है। यह आम मीठा है, तो मीठा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण और यह आम की विशेषता बता रहा है। और उसके बाद है सफेद, यह गाय सफेद है, तो गाय की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, ये सफेद गुणवाचक विशेषण है। तो इसको फिर से देख लीजिए, 4 गुणवाचक विशेषण लिखिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। क काला, ख खट्टा, ग मीठा और घ सफेद। तो काला, इसका वाक्य प्रयोग, यह घोड़ा काला है। यहाँ पे काला गुणवाचक विशेषण है। ख खट्टा, वह संतरा खट्टा है। खट्टा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण, जो संतरे की विशेषता बता रहा है। ग मीठा, यह आम मीठा है। मीठा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, जो आम की विशेषता बता रहा है। और घ सफेद, यह गाय सफेद है। सफेद यहाँ पे गुणवाचक विशेषण, जो गाय की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव ने झुंझलाकर कहा, डैश डैश आगे। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसी क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो।
तो यहाँ पे केशव ने झुंझलाकर कहा, यहाँ पे झुंझलाकर होना चाहिए, इसके नीचे रेखा नहीं लिखी है, पड़ी है यहाँ पे। केशव रोनी सूरत बनाकर, बनाकर के नीचे केशव घबराकर, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर और श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या बता रहे हैं, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसी क्रिया है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है, यह अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं, क्रिया से ठीक पहले आए हुए हैं। जैसे बोला, उठा, ये क्रिया है ना, कहा, ये कहा, तो एक क्रिया से ठीक पहले यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे ये 5 क्रिया विशेषण दिए हैं, जैसे झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर और गिड़गिड़ाकर, ये क्या है, क्रिया विशेषण। तो इनका हमें क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उससे पहले हम आपको एक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखा रहे हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों, बताने वाले शब्दों को, जो क्रिया की विशेषता को बता रहा है ना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे दीपक ने चिल्लाकर कहा, दीपक ने चिल्लाकर कहा, एक उदाहरण हमने आपको लिखाया इसमें। तो अब यहाँ पे ये चिल्लाकर क्या है, इसके नीचे हम लिखेंगे ये क्रिया विशेषण है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है ना। क्रिया क्या हो गई, कहा, इसके नीचे हम क्रिया, यानी ये क्रिया की विशेषता, चिल्लाना उसकी विशेषता, उसको बता रहा है। तो यहाँ पे दीपक ने चिल्लाकर कहा, चिल्लाकर यहाँ पे क्रिया विशेषण है और कहा क्रिया है, और यह क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो अब हम इस प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को लिखते हैं, निम्नलिखित, इसी के आधार पर इस प्रश्न को कर रहे हैं। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। वाक्य बनाइए। निम्नलिखित
क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। क झुंझलाकर, क क्या है? झुंझलाकर। ख है बनाकर। ग है घबराकर। घ है टिकाकर। और पांचवा है ङ गिड़गिड़ाकर। गिड़ गिड़ाकर। तो ये यहाँ पे 5 क्रिया विशेषण दिए हैं। इनके सहारे अब हमें क्या करना है? वाक्य बनाने हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे। उत्तर है क लिखेंगे। वाक्य बनाएंगे इसका। रीता ने झुंझलाकर कहा। झुंझलाकर कहा। तो झुंझलाकर यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया। तो इसका वाक्य हमने बना दिया। अब ख है बनाकर। महेश ने चित्र बनाकर दिखाया। महेश ने चित्र बनाकर दिखाया। तीसरा है घबराकर। घबराकर का जो है वाक्य बनेगा। राकेश घबराकर उठा। राकेश घबराकर उठा। चौथा है टिकाकर। रमेश उसके घर की ओर नजरें टिकाकर बोला। नजरें टिकाकर बोला। यहाँ पे घबराकर के नीचे रेखा खींचेंगे और यहाँ पे टिकाकर। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। और उसके बाद है पांचवा गिड़गिड़ाकर। अब गिड़गिड़ाकर से हमें वाक्य बनाना है। रीता गिड़गिड़ाकर। गिड़ाकर। रीता गिड़गिड़ाकर रो रही थी। रीता गिड़गिड़ाकर रो रही थी। तो यहाँ पे हमने इन क्रिया विशेषणों की सहायता से वाक्य बनाए। एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। क झुंझलाकर, ख बनाकर, ग घबराकर, घ टिकाकर और ङ गिड़गिड़ाकर। तो पहला बनाया हमने। रीता ने झुंझलाकर कहा। झुंझलाकर क्या है?
क्रिया विशेषण है। ख है महेश ने चित्र बनाकर दिखाया, बनाकर यहाँ पे क्रिया विशेषण है। और तीसरा है राकेश घबरा कर उठा, घबरा कर यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है। और घ रमेश उसके घर की ओर नजरें टिकाकर बोला, टिकाकर यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है। और नौ है पांचवा, रीता गिड़गिड़ाकर रो रही थी, गिड़गिड़ाकर यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा लगता है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। यहाँ पे एक कहानी का अंश दिया गया है, उसमें हमें क्या करने हैं, विराम चिन्ह लगाने हैं। और कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगना है, इसको हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। और विराम चिन्ह होते कितने हैं। विराम चिन्ह सबसे पहले कहा किसे जाता है, स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव दिखाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले, यानी स्थान विशेष पर, जहाँ पर स्थान विशेष, जैसे उसी समय एक यहाँ पे देखा है, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, यहाँ पे एक स्थान विशेष, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आना है। और उतार चढ़ाव दिखाने के लिए कहीं पे ऊपर से कॉमा है और नीचे से कहीं पे कॉमा लगना है, तो उसका, उन चिन्हों का प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। और ये 12 प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। तो एक बार हम आपको यहाँ पे विराम चिन्ह की परिभाषा भी दिखा लेते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, स्थान विशेष स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव दिखाने उतार चढ़ाव दिखाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं। तो स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव दिखाने के लिए प्रयोग होने या किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अभी होते विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार के
होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प विराम, नंबर 1 अल्प विराम, इसको कोष्ठ में ऐसे लिखेंगे हम, अल्प विराम। दूसरा है अर्ध विराम, अर्ध विराम, इसको हम अर्ध विराम ऐसे लिखेंगे। तीसरा है पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम। चौथा है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, इसको ऐसे डैश, इससे संबोधित किया जाता है। पांचवा है विस्मय आदि सूचक, विस्मयादि सूचक, मयादि सूचक, विस्मय आदि सूचक, किसी को, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे उसको। नंबर 6 है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। सातवां है त्रुटिहीन चिन्ह, त्रुटिहीन चिन्ह। कोई चीज़ जब हम कहीं पे लिखना भूल जाते हैं तो इस तरह के चिन्ह का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8 है उद्धरण, उद्धरण, उद्धरण चिन्ह, उसको हम कैसे करते हैं? ये हमारा उद्धरण चिन्ह हो गया। नंबर 9 कोष्ठक, ये हमारा कोष्ठक हो गया। नंबर 10 निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, किसी को निर्देश करना, इसको लंबा सा डैश होगा ऐसे। और नंबर 11 लाघव, ये लाघव चिन्ह है, ये लाघव चिन्ह। और नंबर 12 है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, ऐसे किसी चीज़ का विवरण अगर देना हो तो हम उसको ऐसे इंगित करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार फिर से देख लीजिए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव दिखाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह कितने? 12 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा योजक चिन्ह, पांचवा विस्मय आदि सूचक चिन्ह, छठा है प्रश्नवाचक चिन्ह, सातवां
त्रुटिहीन चिन्ह 8वां, उद्धरण चिन्ह 9वां, कोष्टक 10वां है निर्देशक चिन्ह, 11वां लाघव चिन्ह और 12वां विवरण चिन्ह। तो ये हमने आपको यहाँ पे विराम चिन्ह दिखाए हैं। अब इसी के आधार पर हम इस कहानी के अंश में हम यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। तो हमारा था यहाँ पे उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। ये यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। यहाँ पर भी पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। कौमा, पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाले। यहाँ पर भी आपका पूर्ण विराम आएगा। सन्नाटा छा गया था, पंडित जी ने बुलाया। अब यहाँ पे आपका कौमा, खोमचे वाले। इसको हम पहले उद्धरण चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे ऐसे, और खोमचे वाले। इसके लिए हम विस्मय आदि शून्य या संबोधन वाले चिन्ह, इसको संबोधन चिन्ह भी कहा जाता है ऐसे। इससे भी हम पहले इसको हम उद्धरण चिन्ह से संबोधित करेंगे और फिर इसमें खोमचे वाले, इसमें विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करेंगे। खोमचे वाले कहिए क्या दूं, क्या दूं। यहाँ पर कौमा, भूख लग आई न, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है। क्या दूं, यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह आना है आपका। क्या दूं, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या दूं। खोमचे वाले कहिए के बाद यहाँ पे कौमा, क्या दूं। भूख लग आई न, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। यहाँ पे पूर्ण विराम। मोटे राम अबे क्या कहता है। यहाँ पे कौमा, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें। यहाँ पे पूर्ण विराम। और भूख न लगे तो, भूख न लगे तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें। और भूख न लगे तो, भूख न लगे तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि कौमा, कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। पूर्ण विराम। देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे भय होता है।
तो यहाँ पर आप फिर से इसको देख लीजिए। उसी समय एक खुमचे वाला जाता दिखाई दिया, पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, कौमा। खोमचे वाले इसको हमने उद्धरण चिन्ह से प्रदर्शित किया और उसके बाद विस्मय आदि चिन्ह। खोमचे वाले कहिए, कौमा, क्या दूं, प्रश्नवाचक चिन्ह। भूख लग आई न, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं, पूर्ण विराम। मोटे राम, अबे क्या कहता है, कौमा, यहाँ क्या कहता है। तो अभी क्या कहता है, यहाँ पर भी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, यहाँ पर फिर कौमा। चाहे तो महीने पड़े रहें, पूर्ण विराम। और भूख न लगे तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है, कौमा, कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, पूर्ण विराम। देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे भय होता है, यहाँ पे पूर्ण विराम। तो इस तरह से आप इस अंश को विराम चिन्हों के द्वारा पूरा कर सकते हैं, पूरा करेंगे। तो पाठ 3 के सारे प्रश्न और उत्तर यहाँ पे समाप्त होते हैं। उसके बाद अगला जो पाठ है, चांद से थोड़ी गप्पें, इसके प्रश्न और उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे।